जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड यूनिट पर चर्चा कर रहे हैं और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसमें 191 नंबर क्वेश्चन से जो है ये प्रीवियस पे डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस की क्लासेस में आपने देखा होगा कि हमने करीबन 190 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से जो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन्हीं का कलेक्शन लेकर हाजिर हैं। तो ये देखिए, जो प्रभावी कक्षा संप्रेषण से क्वेश्चन है कि जो इफ़ेक्टिव क्लास का कम्युनिकेशन होता है वो क्या ट्रांसफ़र कर सकता है, शैक्षणिक प्रशासन को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, या शैक्षणिक विपणन को, या प्रबंधन रणनीतियों को। तो प्रभावी यानी एक क्लास में अगर आप जाते हैं, बातचीत होती है वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में, तो वहाँ पे जो ट्रांसफ़र होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ट्रांसफ़र होता है। तो प्रभावी कक्षा संप्रेषण के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अंतरित किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी कक्षा संप्रेषण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कक्षा संप्रेषण का प्रभावी होने के लिए क्या जरूरी है, वह संक्षिप्त हो एवं अर्थपूर्ण, यानी वो छोटा भी हो अर्थपूर्ण भी हो, और साथ ही छात्रों की प्रतिपुष्टिपूर्ण व अनुकूल तथा संदेशों के अनुरूप भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अवाचिक संप्रेषण को अवश्यमेव घोषित करता है? तो इनमें से कौन सा है जो अवाचिक संप्रेषण को अवश्यमेव घोषित करता है? प्रश्न पत्र पर लिखे अनुदेश, अधिगमकर्ता का ऑनलाइन कक्षा में शामिल होना, किसी व्यक्ति द्वारा अनुपालन किया जाने वाला ड्रेस कोड, या योगा निदेशक द्वारा शिष्यों को योग के आसन की शिक्षा दिया जाना। तो ये कौन सा सही होगा? किसी व्यक्ति द्वारा अनुपालन किया जाने वाला ड्रेस का जो कोड होता है, तो ये किसी व्यक्ति द्वारा अनुपालन किया जाने वाला ड्रेस कोड अवाचिक संप्रेषण को अवश्यमेव घोषित करता है। अवाचिक संप्रेषण के तहत प्रतीक, संकेत व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सादृश्य संप्रेषण में विषय वस्तु को माना जाता है। सादृश्य जो संप्रेषण होता है उसमें विषय वस्तु को क्या माना जाता है? अभिसारी, भौतिक, स्थिर, अलौकिक। तो सादृश्य संप्रेषण में जो विषय वस्तु है उसको स्थिर माना जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए आप कि जो सादृश्य संप्रेषण है उसके दौरान विषय वस्तु को स्थिर माना जाता है। समानता सदृश्य संप्रेषण के तहत जो संदेश या विषय वस्तु होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत ही सादृश्य संप्रेषण को सम्मिलित किया जाता है। रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम हो सकता है। कैसा? सौंदर्यपरक संकेत, सांस्कृतिक संकेत, अर्थ विषयक संकेत, द्विधारीय संकेत। तो रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम कैसे हो सकता है? ये कैसा हो सकता है? तो यहाँ पे सौंदर्यपरक भी हो सकता है और अर्थ विषयक संकेत भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम ये हो सकता है कि वे सौंदर्यपरक संकेत भी देते हैं और सांस्कृतिक संकेत भी। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले रंगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वे बहुत से अर्थों को स्वतः ही व्यक्त कर देते हैं। अवाचिक संप्रेषण मुख्यतः होता है, तो यहाँ पे देखिए, जो अवाचिक संप्रेषण होता है वो मुख्यतः होता है यांत्रिक, असंरचित, समायवी, संरचित। तो अवाचिक जो संप्रेषण है, अवाचिक संप्रेषण जो है ये मुख्यतः असंरचित यानी अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है। संप्रेषण देखिए दो प्रकार का होता है, एक तो हम बोल के करेंगे वाचिक संप्रेषण, एक तो है अवाचिक संप्रेषण जिसमें नहीं बोलेंगे। तो वाचिक और अवाचिक। अवाचिक संप्रेषण में विचार, भावना तथा अभिव्यक्तियों को बिना शब्दों के प्रयोग से व्यक्त करेंगे। यानी अवाचिक संप्रेषण में विचार है, भावना है तथा अभिव्यक्ति को बिना शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। प्रारंभ में जब मानव सभ्यता में शब्दों की खोज नहीं की थी, उस समय भी व्यक्ति अपने संदेशों का आदान प्रदान संकेत इन चिन्हों के माध्यम से ही करता था। अवाचिक संप्रेषण संदेश प्रेषण का वो माध्यम है जहां भावुक विचार जो हजारों शब्दों के द्वारा भी संप्रेषित नहीं किए जा सकते, उन्हें संकेत, चिन्ह एवं भाव भंगिमा के द्वारा कुछ पलों में ही संचारित कर सकते हैं। यह संचार का एक शक्तिशाली व प्राकृतिक माध्यम है। कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान या भ्रुकुटी तनाव का उपयोग जब अवाचिक संकेत के रूप में किया जाता है, तो इससे निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रकार्य संपन्न होता है? यानी कक्षा में पता लग रहा है आप गुस्से में मुस्कान या भ्रुकुटी तनाव करते हैं, तो ये जब ये वाचिक जो अवाचिक संकेत के रूप में ये किया जाता है, तो इससे क्या लगता है कि आप नाराज़ हैं, क्या करें? तो ये प्रकार्य
प्रतिस्थापन को दर्शाता है। कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान या भ्रुकुटी तनाव का उपयोग जब अवाचिक संकेत के रूप में किया जाता है तो इससे प्रकार प्रतिस्थापन जैसा मूलभूत प्रकार्य संपन्न होता है। अवाचिक संप्रेषण में संकेतों व भावों के माध्यम से जो है संदेश को प्रेषित किया जाता है। इनवर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स एक्ट एज, मौखिक संप्रेषण में शब्द निम्नांकित में से किसका कार्य करते हैं? इनवर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स एक्ट एज, तो वर्ड्स कैसे कार्य करते हैं? सिंबल, संकेतक के रूप में। मौखिक संप्रेषण में शब्द जो है, मौखिक संप्रेषण में शब्द संकेतक का कार्य करते हैं। संप्रेषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण के तहत संदेश का प्रेषण प्रेषक अपनी ध्वनि तथा हवा के माध्यम से संदेश प्राप्तकर्ता को प्रेषित करता है, जबकि लिखित संप्रेषण के तहत प्रेषक संदेश को लिखित रूप से प्रेषित करता है। निम्नलिखित में से किसको मौखिक संचार कहा जा सकता है? प्रोफेसर शर्मा ने कक्षा में लेक्चर दिया, ये मौखिक संचार है। चौराहे पर बत्ती हरे से नारंगी रंग की हो गई। शिशु अपनी माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहा था। दीपक ने अवकाश प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखा। तो इनमें से किसको मौखिक संचार के तहत हम कहेंगे? तो यहाँ पे देखिए, जो मौखिक संचार होता है, जब कोई संवाद एवं सूचना मौखिक उच्चारण कर प्रेषित की जाए, जब कोई संवाद हो या सूचना वो मौखिक उच्चारण कर प्रेषित की जाए तो इसे मौखिक संचार कहते हैं। इसमें दो पक्ष होते हैं, प्रेषक एवं संदेश प्राप्तकर्ता। प्रथम भाषा प्रथम रूप से मौखिक होता है। मौखिक संचार ही वो सूत्र है जो मानवीय संबंधों की स्थापना करता है। घर, सार्वजनिक स्थान अथवा संगठन, इन सभी में मौखिक संचार ही अभिव्यक्तियों को आपस में एक सूत्र में जोड़ता है। संगठन में अनेक औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार का माध्यम मौखिक ही होता है। मौखिक संचार के माध्यम अगर देखें तो आमने सामने की बातचीत, साक्षात्कार, सभाएं, टेप रिकॉर्डर, घोषणाएं, भाषण। तो ये मौखिक संचार में है कि आमने सामने बातचीत हो रही है, साक्षात्कार, सभा, टेप रिकॉर्डर, घोषणा, भाषण, दूरभाष पर वार्तालाप, रेडियो प्रसारण, सामूहिक संवाद, सम्मेलन या विचार गोष्ठियाँ। मौखिक संचार के फायदे क्या होते हैं? मौखिक अगर बातचीत करें तो उसके फायदे क्या है? शीघ्र संचार हो जाएगा, प्रभावपूर्ण होगा, गोपनीय होगा, अविलंब प्रतिपुष्टि होगी, आपातकाल में अधिक उपयोगी होगा, नियंत्रण एवं प्रेरणा में अधिक प्रभावी होगा। मौखिक निर्देश क्या सीखने में बहुत कम प्रभावी होते हैं? मौखिक निर्देश जो है वो क्या सीखने में बहुत कम प्रभावी होते हैं? तो संबंध को। ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार यानी ओरल कम्युनिकेशन, जब कोई संवाद एवं सूचना मौखिक उच्चारण कर प्रेषित की जाए तो इसे मौखिक संचार कहते हैं। इसमें दो पक्ष होते हैं, प्रेषक एवं संदेश प्राप्तकर्ता। भाषा प्रथम रूप से मौखिक होती है। मौखिक संचार ही वो सूत्र है जो मानवीय संबंधों अथवा संगठन, इन सभी में मौखिक संचार ही व्यक्तियों को आपस में एक सूत्र में जोड़ता है। संगठन में अनेक औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार का माध्यम भी मौखिक ही होता है। अर्कूट एक भाग है किस चीज़ का? तो अर्कूट सामूहिक संचार का एक भाग है। आर्कुट इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह सामाजिक नेटवर्क था जो कि गूगल समूह द्वारा संचालित किया जा सकता है। इसका नाम गूगल समूह के एक कर्मचारी थे, आर्कुट बुयोकट्टान उनके नाम पर पड़ा। इसकी सेवा में कहा गया था कि यह उपयोगकर्ता को नए दोस्त बनाने और वर्तमान संबंधों को बनाए रखने में मदद करने के लिए अन्वेषित किया गया है। पहले इसमें खाता खोलने के लिए किसी पूर्व सदस्य के निमंत्रण की जरूरत थी, पर अक्टूबर 2006 के बाद से बिना निमंत्रण के खाता खोलने की सुविधा दे दी गई है। आर्कुट का प्रयोग सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, जिसके बाद भारत दूसरे स्थान पर। आर्कुट 30 सितंबर 2014 से बंद कर दिया गया। आर्कुट के सबसे ज़्यादा उपयोगकर्ता ब्राज़ील, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले 18 से 25 वर्ष के लोग। अगस्त 2007 में गूगल ने निर्णय लिया कि कैलिफोर्निया स्थित होस्टेड आर्कुट का प्रबंधन करेगा और संचालन पूरी तरह से अब गूगल ब्राज़ील के द्वारा होगा। वर्तमान समय में आर्कुट को बंद कर दिया गया है। इंटरनेट पर संचार बातचीत क्या है? इंटरनेट पर अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो संचार बातचीत क्या है? तो ये मौखिक संचार के तहत आता है। इंटरनेट पर बातचीत, चैटिंग, ये वर्बल कम्युनिकेशन के तहत आता है। ऑनलाइन चैटिंग, फेसबुक पर मैसेज टाइप करके बातचीत आदि मौखिक संचार के तहत आता है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट की शुरुआत 1986 में हुआ। तब अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग ने अपने आंकड़ों को विभिन्न विभागों द्वारा जो दूर दूर के राज्यों में स्थित भेजने व प्रस्ताव करने के लिए उपग्रहों और केबल नेटवर्कों का उपयोग किया। बाद में कुछ पुस्तकालय और कुछ निजी संस्थान भी इससे जुड़ गए। बेल लैब्स ने इंटरनेट के जाल को फैलाने में काफ़ी सहायता की और उसके अनुसंधान भी निरंतर जारी है। जनवरी 1995 के भारत में प्रथम विश्व स्तरीय आंकड़ा सूचना सेवा इंटरनेट के रूप में शुरू हुआ। देखिए, जनवरी 1995 के भारत में
प्रथम विश्वस्तरीय आंकड़ा सूचना सेवा इंटरनेट शुरू हुआ। इस सेवा के तहत 160 देशों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जोड़े गए। ज्ञातव्य किसी द्वारा विश्व भर के लाखों कंप्यूटर सूचना केंद्रों से प्राप्त सूचनाओं व आंकड़ों को अपनी भाषा में बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी कहते हैं। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। अमौखिक संचार का कालानुक्रम क्या है? तो ये संकेत, प्रतीक, कूट और रंग। अमौखिक जो संचार है, अमौखिक समाचार का कालानुक्रम इस प्रकार होता है। पहले संकेत, प्रतीक, कूट एवं रंग। दूसरे शब्दों में अमौखिक संचार प्रक्रिया में सबसे पहले संदेशों को संकेत के रूप में और प्रतीकात्मक रूप से कूटबद्ध करके उसको एक निश्चित रंग से लिखकर प्रेषित करते हैं। संचार में जो भाषा होता है वो मौखिक होता है, ठीक है। संचार में भाषा मौखिक कूट होता है। संचार बिना भाषा के संभव ही नहीं हो सकता, चाहे वो शाब्दिक संचार हो या अशाब्दिक संचार हो। अशाब्दिक संचार में भी निम्न भाषा का प्रयोग होता ही है, जैसे दृश्य संकेत भाषा का, दैनिक भाषा का, पार्श्व भाषा का, श्रव्य संकेत भाषा का, समय भाषा का। गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल नहीं है हाव भाव, शब्द, चुप्पी, अभिव्यंजना। तो गैर मौखिक संप्रेषण में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? शब्द गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल नहीं है, बल्कि यह लिखित संप्रेषण है। गैर मौखिक संचार लिखित या बोली जाने वाली शब्दों के उपयोग के बिना अर्थ संप्रेषित करने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में चेहरे के भावों, हाथों की हरकतों, शरीर की भाषा, मुद्राओं एवं हाव भाव के माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किए गए किसी भी संचार को गैर मौखिक संचार जो है कहते हैं। मौखिक संचार में ब्रेकडाउन के रूप में क्या वर्णित है? शॉर्ट सर्किट, असमता, एंट्रोपी, विरोधाभास। तो ये है अनइवनेस, असमता, अनइवनेस मौखिक संचार में ब्रेकडाउन के रूप में वर्णित है। मौखिक संचार में बोले गए शब्दों का उपयोग किया जाता है। इसमें आमने सामने बातचीत, भाषण, टेलीफोन पर बातचीत, वीडियो, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट पर आवाज़ भी शामिल है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। तो अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चैनल पे आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड किए गए यूनिट से रिलेटेड, तो आप उन्हें क्रमशः देखते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज़ अपना सपोर्ट चैनल को जरूर दिखाएं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।